नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी इत्यादि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी तक हमने पिछले कुछ भागों में सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ मिश्रित प्रश्न, कुछ जीव विज्ञान से आधारित और कुछ रसायन शास्त्र से आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया। जो लोग भी उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं उनको जरूर देख लें ताकि उनसे आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से कोई भी जानकारी, कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट न जाए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी सफलता में। तो पिछले के वीडियोस को भी आप जरूर देखें और आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कॉस्मिक किरणें हैं, ये बीपीएससी 2015 के प्रीलिम में पूछा गया था। आवेशित होती हैं, अनावेशित, या दोनों होती हैं, या कोई नहीं होती है। सही उत्तर होगा ये आवेशित कण होती है, यानी चार्ज कण होती हैं। कॉस्मिक किरणें देखिए, ये सभी दिशाओं से लगभग प्रकाश के वेग से पृथ्वी पर आने वाले उच्च ऊर्जा आवेशित कणों का प्रवाह होता है। इसकी खोज किया था विक्टर हेस ने 1912 में, ये याद कर लीजिए। 1912 में विक्टर हेस ने, ऑस्ट्रियन अमेरिकन भौतिकविद थे। और ये जो होता है ना, कॉस्मिक किरणें हानिकारक होता है। इसकी रक्षा हमें चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी का है और वायुमंडल, ये इन विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस देखना है कौन सा सही है। ये बीपीएससी 2022 में प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। अब ये देखते हैं, ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये इन सर्किल जो किया गया है ये बर्फ का टुकड़ा है। अच्छा, कोई भी चीज ठोस पिघलता है, किसी भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसके घनत्व और आयतन में परिवर्तन होते हैं, लेकिन द्रव्यमान यानी भार जो होता है सेम होता है। तो यहाँ मान लीजिए M1 ये बर्फ का भार है, द्रव्यमान है, और M2 वाटर का, तो दोनों तो समान होगा। तो M बराबर क्या होता है, मास बराबर आयतन इंटू घनत्व। और D1 हो गया ये बर्फ का घनत्व और D2 हो गया पानी का। ये हम जानते हैं कि बर्फ का घनत्व ऐसे देखने को सॉलिड लगता है, लेकिन वो पानी से इसका हल्का होता है, कम होता है घनत्व। तो D1 जो होगा लेस देन D2 होगा, तो D1 बाई D2 क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि D1 बाई D2 जो होगा 1 से कम होगा। अब ये देखिए, V1 इंटू D1 M1 में रख दिया है और V2 इंटू D2, तो V2 किसका है, ये पानी का आयतन है। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इंटू D1 D2। तो ये संख्या जो है 1 से क्या है, D1 बाई D2 कम है। ठीक है, तो 1 से कम V1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये V1 से मान लीजिए 0.9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो V2 जो हो रहा है 90% तो V1 का हो रहा है, यानी 0.9 0.95 ऐसे मान लीजिए, यानी V1 से कम ही होगा। तो V1 क्या था, ये बर्फ का आयतन था, और V2 पानी का। तो पानी का आयतन जो होगा इतने ही बर्फ के पिघलने पर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस समान मात्रा के लिए पानी का आयतन बर्फ की तुलना में कम होता है। तो जब पानी का आयतन कम होगा तो पानी ओवरफ्लो तो करेगा नहीं, तो ये पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जल स्तर जो है इसमें बदलेगा नहीं, उतना ही का उतना ही रह जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है सफेद, काला, नीला, लाल। ये तो बस याद कर लीजिए, ये सही उत्तर होगा बी, काला। वहां न तो वायुमंडल है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है अंतरिक्ष में, इसलिए ये ब्लैक नजर आता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है, ये बीपीएससी 2022 में इसको भी पूछा गया था प्रीलिम एग्जाम में। प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। सही उत्तर इसका होगा प्रकाश का व्यतिकरण। ये देखिए, इस टाइप से बुलबुले जो है चमकते रंगीन दिखते हैं, इसका रीजन होता है व्यतिकरण। इसको और अदर ऑप्शन जैसे ध्रुवीकरण, अपवर्तन, इन समय कंफ्यूज नहीं होना है, सही उत्तर व्यतिकरण होगा। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस है, वाष्प क्या हो गया, गैस। तो ठोस से गैस बनता है, उसको सीधे सीधे सब्लिमेशन याद रखिए, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण मतलब लिक्विड से गैस बन जाएगा। हिमीकरण मतलब
लिक्विड से यानी द्रव से सॉलिड बन जाता है, जैसे बर्फ जमना, पानी जम के बर्फ बन जाता है। अब पिघलना, जैसे बर्फ से पानी बन गया तो मेल्टिंग हो गया। तो सही उत्तर जो होगा सब्लिमेशन, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। ये देखिए, तरल से ठोस बनना, तरल से गैस बनना, वाष्पीकरण इत्यादि। ये भी बीपीएससी 2001 में पूछा गया था प्रीलिम एग्जाम में। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? इसका सही उत्तर होगा कि कपड़ा जो लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो काले रंग का दिखता है। उसका जो तरंग आयाम यानी कि वेवलेंथ जो है, उसको एब्जॉर्ब करता है। हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? इस एक प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर होगा कि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। और बाकी ऑप्शन जैसे हरे रंग पर प्रकाश को अवशोषित करती है, ये भी नहीं है। हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परिवर्तित करती है, ये भी सही नहीं है। हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परिवर्तित करती है, तो सफेद करेगा तो सफेद दिखना चाहिए। और हरा ये कह रहा है कि हरे रंग के अलावा बाकी सब प्रवर्तित करती है, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर ए होगा। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है, इसको बिल्कुल याद करके रखिए। यह आर्किमिडीज सिद्धांत होता है। इसी के सिद्धांत के आधार पर कोई वस्तु तैरती है यानी फ्लोट करती है पानी में। तो सही उत्तर होगा आर्किमिडीज सिद्धांत। बाकी न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होगा। हुक्स का नियम, ये जो होता है प्रतिबल यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के समानुपाती होता है। स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के समानुपाती होता है, ये हुक्स का लॉ है। फैराडेज का क्या है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम फैराडे से है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए ये मैंने बताया है फैक्ट कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था। विकृति और प्रतिबल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये नियम किसने दिया? तो हुक्स ने दिया। तो ये बिल्कुल याद कर रखिए। और इस टाइप से ये नियम बता दिया क्रिया और प्रतिक्रिया, तो किससे संबंधित है? न्यूटन से संबंधित है। किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, बायोन्सी फोर्स जो बोलते हैं, उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जैसे कोई भी मान लीजिए पानी है, इसमें कोई वस्तु डाल रहे हैं, तो इस पे जितना फोर्स लगेगा, ये उत्प्लावन बल जो होता है, ये जितना तरल को जैसे इसमें जैसे डुबाएंगे तो कुछ पानी है यदि मान लीजिए, तो पानी कुछ विस्थापित करेगा, तो उस विस्थापित तरल का जितना भार होगा उतना ही इस पे फोर्स लगता है। ये आर्किमिडीज का कहना है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ये बीपीएससी 2022 के प्रीलिम में पूछा गया था। खाना कब जल्दी पकेगा? जब उसको टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। अब ये देखिए, जब प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, तो दाब बढ़ने के कारण, दाब बढ़ गया तो दाब के साथ उसका तापमान भी जो होता है बढ़ जाता है। दाब घटेगा, इसलिए पहाड़ों पर खाना जल्दी नहीं पकता है। पहाड़ों पर खाना ऐसे खुले में पकाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है, दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है कम होता है, तो पानी जो है थोड़ा जल्दी उबलने लगता है, क्योंकि दाब कम होगा तो जल्दी उबलेगा, दाब ज्यादा होगा तो पानी जो है देर से उबलेगा, यानी कि ज्यादा तापमान चला जाएगा उसमें। तो खाना पकने के लिए क्या चाहिए? जितना ही गर्म होगा पानी उतना ही जल्दी पकाएगा। तो इसीलिए उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। नॉर्मली कितने पे उबलता है? 100 डिग्री पे। तो 100 डिग्री से थोड़ा ज्यादा भी यदि उबलेगा तो जल्दी पक जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर कुकर में ये खाना जो है जल्दी पक जाता है। देखिए, प्रेशर जो होता है तापमान के समानुपाती होता है। जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, तो तापमान भी बढ़ेगा। अब इसी तरह से पहाड़ों पर चावल पकाना कठिन होता है। उसका मैंने जवाब दिया अभी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी बीपीएससी 2022 के प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। वोल्टमीटर विभवांतर तो सही है। एमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो ये सही उत्तर जो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? यह भी एक तरह का एमीटर है, यानी कि करंट को, धारा को मापता है, एम्पियर को ही मापता है, और एमीटर भी उसी को मापता है। तो ये जो है ये सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर यही होगा। और विद्युत प्रतिरोध जो होता है, इसको मापने का यंत्र जो होता है ओम मीटर होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी 2022 में पूछा गया था प्रीलिम एग्जाम में। देखिए साइंस से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारे मैंने 2022 से क्वेश्चन लिए हैं बीपीएससी के। और देखिए कितने आसान और समझने वाले क्वेश्चन हैं कुछ। तो एक बार इसको समझ लीजिए, तो ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो एक पंखा जो है गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्यों? पंखा ठंडी हवा का आपूर्ति करता है? बिल्कुल नहीं, ठंडी हवा तो नहीं देता है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा डी। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है जब हवा देता है पंखा, तो जल्दी से वेपराइज हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, तो हमें आराम की अनुभूति होती है। बल रिक्त स्थान का गुणनफल है। ये किस चीज का गुणनफल होता है? तो बल जो होता है F इक्वल टू एम ए होता है, याद करिए। F जो है फोर्स हो गया, M मास हो गया, A एक्सेलरेशन हो गया। तो M मास मतलब क्या हो गया? मास मतलब द्रव्यमान हो गया, A मतलब त्वरण हो गया। तो इसमें देखिए भार और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर होगा द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि ये एम जो है भार से ऐसे संबंधित होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वीय त्वरण है एम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भार बन जाता है, समझ गए? तो भार अपने आप में एक बल बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन ये द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को इसके त्वरण से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तब जाके बल प्राप्त होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? फोर्स होता है। ये सही उत्तर हो गया। उस विकल्प को चुने जो दिए गए युग्मों से अलग संबंध दिखाता है। दबाव, बैरोमीटर, बैरोमीटर से प्रेशर मापते हैं, उसी टाइप से देखिए कि इसमें किसमें संबंध है। धारा एमीटर से मापते हैं, तरल घनत्व हाइग्रोमीटर, ये देखना होगा आपको। तापमान पायरोमीटर, पायरोमीटर से तापमान मापते हैं। पायरो जो होता है ना, पायरो से समझ लीजिए कि हीट से संबंधित होता है, तो ये पायरोमीटर जो है तापमान। भूकंप सिस्मोग्राफी सही है। तो हाइग्रोमीटर जो है ये गलत होगा, हाइग्रोमीटर ये आंसर सही हो गया बी। हाइग्रोमीटर में क्या होता है, इससे ह्यूमिडिटी मापी जाती है, आर्द्रता मापी जो बोलते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बहुत समझने याद करने वाली ये फैक्ट है। हाइग्रोमीटर हो गया आर्द्रता मापी, इसी से मिलता जुलता होता है हाइड्रोमीटर, जो कि यदि हाइड्रोमीटर यहाँ पे देता तो सही होता, क्योंकि तरल का घनत्व जो मापते हैं, लिक्विड डेंसिटी, उस यंत्र को बोलते हैं हाइड्रोमीटर। इसी को देखिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल दिया था, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये तो आर्द्रता मापी होता है, इसलिए ये जो है बेमेल है, मतलब सही नहीं मिलाया हुआ है, इसीलिए ये जो है सही उत्तर बी होगा। बाकी सब जो है ना सही मिलाया हुआ है, ये सब सही मिलाया हुआ है, ये जो है ना गलत मिलाया हुआ है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान प्राप्त करती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा। गतिशील वस्तु से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी? सिंपल सी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी, तो सही उत्तर ए होगा। बहुत आसान सवाल है। एक प्रश्न है जेपीएससी 2021 प्रीलिम में पूछा गया था, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है इनसेट? संसाधन उपग्रह, सैन्य संबंधित उपग्रह। अच्छा, जितने तरह के उपग्रह होते हैं ना, सबका अलग स्पेशल पर्पस होता है, तो इनसेट का भी एक स्पेशल पर्पस है। तो किससे संबंधित है? संसाधन मतलब संसाधन हो गया है, और सैन्य संबंधित हो गया, ध्रुवीय हो गया, मौसम विज्ञान संबंधित हो गया। तो ये इनसेट जो होता है मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह है। जेपीएससी 2021 में एक और साइंस से प्रश्न पूछा गया था, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो भेजते हैं, डिजिटल सिग्नल होता है, एनालॉग डिजिटल दोनों होता है। एनालॉग डिजिटल सिग्नल कोई नहीं होता है, एनालॉग होता है। तो ये तो डिजिटल है ना, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो जा रहे हैं ये सारी तो डिजिटल रहते हैं, तो सही उत्तर डिजिटल होगा। एनालॉग किस टाइप को बोलते हैं? जैसे मानव आवाज, ये डायरेक्ट आवाज कहीं रिकॉर्ड कर लिए, तो ये क्या होगा? मानव आवाज एनालॉग सिग्नल का एक उदाहरण है, ठीक है। और कंप्यूटर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सिग्नल,
डिजिटल सिग्नल का उदाहरण है। जितना कंप्यूटर से ट्रांसमिटर होता है डेटा, वो सारे जो होते हैं डिजिटल होते हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं ये एनालॉग आवाज, एनालॉग सिग्नल होगा। तो डिजिटल और एनालॉग में इस टाइप से आप डिफरेंस याद करके रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ये भी जेपीएससी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। विद्युत चुंबकीय तरंग बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, पराध्वनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक जिसको बोलते हैं। सही उत्तर यही है, अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। बाकी गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, ये सब जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पीड होता है वो प्रकाश के समान होता है, ये बिल्कुल याद करने वाली चीज है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे हैं प्रकाश, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश भी, उष्मा हीट भी है, गामा किरण है, तो गामा किरण हो ही गया। तो गामा और एक्स रे, एक्स किरण किरण दोनों जो है विद्युत चुंबकीय है, लाइट भी है, हीट भी है, हीट वेव भी होता है जो, और अल्ट्रावायलेट रे भी होता है। लेकिन एक जो बच जा रहा है पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक वेव, ये विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। और बाकी देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंग, ध्वनि तरंग, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें, कैनॉल किरणें, ये विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। देखिए सारे किरणें मैंने कवर कर दिया इसमें। अब बिल्कुल इसको 4 बार 5 बार देख के याद करिए इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कभी भी प्रश्न पूछ सकता है। विद्युत चुंबकीय किरण कौन कौन सा नहीं है? तो अल्फा बीटा नहीं होगा, ठीक है। और गामा एक्स जो होगा होगा, यानी बाद में जो आएगा एक्स वाई ये सब विद्युत चुंबकीय होगा। पहले जो आ रहा है अल्फा बीटा है तो ये नहीं होगा। ध्वनि से संबंधित जो होगा वो भी नहीं होगा, ठीक है। पराध्वनि, अध्वनि, ये नहीं होगा। और बच गया क्या? कैथोड किरणें, तो कैथोड को सी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कैथोड को सी बोल लीजिए एक तरह से। तो ये शुरुआत वाले तीनों जो होंगे नहीं होंगे, और कैनॉल किरणें भी नहीं होंगी विद्युत चुंबकीय। बाकी जो होंगी किरणें जो होंगी ये विद्युत चुंबकीय होंगी। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, ये भी जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। सही उत्तर होगा क्यूबिट। एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट्स होता है। एक गीगाबिट में कितना होता है? 10⁹ बिट्स। क्वांटम बिट भी बोलते हैं क्यूबिट को, इसीलिए क्वांटम सूचना का मूल मात्रक जो होता है क्यूबिट होता है। क्वांटम तो क्यू और यहां से ले लिया बिट, क्यूबिट। बाइनरी बिट क्या होते हैं? 0 या 1 को बाइनरी बिट बोलते हैं। क्यूबिट क्या होगा? 0 और 1 की एक मिश्रित अवस्था बनेगा, उसी को क्यूबिट बोलते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, ये भी जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। देखिए साइंस से संबंधित बीपीएससी में, जेपीएससी में हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि साइंस के नाम से डर जाना है, बड़ी आसान सवाल रहते हैं, अधिकतर सवाल बहुत इजी होते हैं। एक बार आपको जरूरत है उसको पढ़ने की, अच्छे से प्रैक्टिस करने की। तो देखिए इसमें सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये तपैनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत कोण, वैद्युत संदीप्ति। सही उत्तर यही होगा, वैद्युत संदीप्ति। वैद्युत संदीप्ति है क्या? यह एक प्रकाशीय घटना है जिसमें जो है एक पदार्थ किसी विद्युत धारा को उसमें से प्रवाहित करने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। सब प्रकाश सब पदार्थ ऐसे नहीं करेंगे, कुछ स्पेशल पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा जैसे ही देंगे तो चमकने लगेंगे, लाइट निकलने लगेगा। डायोड होता है, उसको एलईडी भी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोल रहा है कुछ नहीं, ये एलईडी है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये कुछ खास तरह के मटेरियल होते हैं जिसपे जैसी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो लाइट निकलने लगेगा। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वैद्युत संदीप्ति। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो बहुत आसान सवाल है, सबको मालूम होगा, ये 25 सेंटीमीटर। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, यहां पे ये ध्यान रखिएगा, देख पाए, नजदीक वाली वस्तुओं को देख पा रहा है, यानी कि वो दूर वाली वस्तु को नहीं देख रहा है, तो इस स्थिति को कहा जाता है केवल नजदीक होने वाली वस्तु। केवल नजदीक वाली को देखता है, दूर वाली को नहीं देख पाता है। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली है, जो नजदीक और दूर वाली जो आंख की बीमारी है ना, इसमें जो बीमारी है उसका उल्टा नाम होता है उसके दोष को, ठीक है। तो इसमें क्या बीमारी है? दूर वाला नहीं देख पा रहा है। क्या कह रहा है? केवल नजदीक वाली वस्तुओं को ही देख पाए, यानी नजदीक का देख रहा है, दूर वाला नहीं देख पा रहा है। तो दूर वाला नहीं देख पा रहा है तो उसका नाम होगा कि नजदीक से संबंधित होगा, यानी जिसको देख पाता है उसी से संबंधित बीमारी का नाम होगा। तो नजदीक वाला देख पा रहा है तो या तो
निकट दृष्टि ही होगा इसका, ठीक है ना। तो इसका नाम जो होगा निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि नजदीक वाले को देख पा रहा है और दूर वाले को नहीं देख पा रहा है, तो नाम होगा निकट दृष्टि। अब वही यदि ये रहता कि दूर वाले को देख पाता और नजदीक वाले को नहीं देख पाता, तो उसका नाम रहता दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा कि प्रश्न जब एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो सही उत्तर होगा सी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश आधी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी, शून्य जाएगी। तो ये विद्युत धारा का एक फॉर्मूला होता है, वोल्ट इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर। ये जो है क्या है, वोल्टेज है, आई करंट है, आर प्रतिरोध है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाए, यानी कि इसको आप बढ़ा दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, तो वोल्टेज समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा, तो इसको आधा करेंगे तब तो ये दोनों बराबर होगा। तो ये देखिए आई इक्वल टू कितना हो गया, वी इक्वल टू आर, तो इसको डबल कर देंगे, नीचे वाला आई कह रहा है कि ये समान रह रहा है, तो इसको डबल करेंगे तो क्या कह रहे हैं, वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा, तो वोल्टेज यदि आपका समान ही रह गया है, ये समान रह गया है, ये डबल हो गया है, तो टोटल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो करंट जो होगा आधी घट जाएगी। तो सही उत्तर होगा बी। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। यूपीपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। कार्बोरेटर जो होता है हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करता है, तो निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। सही उत्तर जो होगा इसमें पेट्रोल इंजन में, सिर्फ पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करके रखिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यूपीपीसीएस 2004 में भी पूछा गया था इस प्रश्न को। किसके द्वारा लाया जाता है, डॉक्टर द्वारा नहीं लाया जाता, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों, इंजीनियर द्वारा। तो इसमें से सही उत्तर जो होगा, नौ संचालक जो होते हैं, जो नाविक होते हैं, वो लोग डायरेक्शन के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ सकता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड से संबंधित है, इसी के द्वारा हम लोग डायरेक्शन का भी पता लगाते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। ये किसने किया था, सही उत्तर है इसका एस चंद्रशेखर ने। न्यूट्रॉन, तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा 1983 में दिया था इन्होंने, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, एस चंद्रशेखर, ठीक है। और सीवी रमन ने क्या दिया था, रमन प्रभाव, 1930 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। एच खुराना, हरगोविंद खुराना जिनको बोलते हैं, दुनिया का पहला कृत्रिम जीन बनाया था, 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और एच जे भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। किनको, एच जे भाभा को। ये यूपीपीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए सारे फैक्ट जो बताया इधर, इसको याद कर लीजिए। अभी ये ब्लैक होल का पूछा है, कल को एग्जाम आएगा तो ये पूछ देगा कृत्रिम जीन से संबंधित, तो एच खुराना हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों, हर बार की तरह अंत में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूं आपके नॉलेज परीक्षण के लिए। जिन लोगों को भी इन सारे प्रश्नों को उत्तर पहले से ही मालूम है, वो कमेंट में लिख सकते हैं। इन 3 प्रश्न हैं यहाँ पे। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विलियम कुलेन ने पहला डैश बनाया, क्या बनाया था। और निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था। तो जिन जिनको भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है, वो कमेंट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत लगातार करते रहिए, और लगातार मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं, और कभी हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि एक इतिहास के सबसे तेज धावक माने जाने वाले और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता कौन थे, मालूम होगा आपको, उसेन बोल्ट, जमैका के रहने वाले थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल तक प्रशिक्षण लिया, और जब लोग परिणाम नहीं देखते हैं तो वे हार मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हार नहीं मानना है, लगातार मेहनत करते रहना है, और आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। और डायरेक्शन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप देखते रहिए, हमारे सब्सक्राइब करके चैनल रखे रहिए, और आपको सही डायरेक्शन मिलते रहेगा। और सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।